अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे हमवतनों और मेरी तरह बेरोज़गार नौजवानों, बहनों और भाइयों। ऐसे तो नहीं होता है। आज फिर हाज़िरी हुई है एनटीएस के साबका पेपर्स के हवाले से। तो आप सब लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप कुछ बादाम शदाम वग़ैरह खा लें, क्योंकि ये सवालात जल्दी भूल जाते हैं। इन सवालात को ज़्यादा देर तक ज़हन में रखने के लिए आपको बादाम खाने चाहिए। बादाम कौन से? कच्चे बादाम। कच्चे बादाम खाने से बहुत फ़ायदा होता है। तो चलते हैं सवालात की तरफ। पहला सवाल है यहाँ पे, द थिन एक्सपेंडेड ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज़ नोन एज। जनरल साइंस का सवाल है। एक डेफिनेशन दी हुई है लेमिना की। ऑप्शन बी लेमिना। लेमिना की ये डेफिनेशन है, द थिन एक्सपेंडेड ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज़ नोन एज लेमिना। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स is used to separate insoluble solid matter from liquid matter in a mixture of two। तो इसका जो ऑप्शन है वो है फिल्ट्रेशन। ऑप्शन सी। इनसॉल्युबल मीन्स ऐसा तरीका जिसमें मादे के वो ज़रात जो लिक्विड में हल नहीं होते उनको अलहदा करने का अमल कौन सा क्या कहलाता है? ये कहलाता है फिल्ट्रेशन। अब सब्लिमेशन कौन सा अमल है? सब्लिमेशन वो अमल है जिसमें किसी सॉलिड चीज़ को जो है लिक्विड हालत में तब्दील किए बग़ैर उसको गैसीय स्टेट में तब्दील करना, ये अमल जो है सब्लिमेशन कहलाता है। और डिस्टिलेशन एक ऐसा अमल है जिसमें किसी लिक्विड को वेपर हालत में तब्दील करने के बाद उसको दोबारा लिक्विड हालत में तब्दील कर दिया जाता है। ये अमल डिस्टिलेशन कहलाता है। फिल्ट्रेशन की तारीफ़ ऊपर दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्रोमेटोग्राफी की तारीफ़ मुझे नहीं आती, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ऑल दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट। लाइट भी काइंड ऑफ एनर्जी है, साउंड भी काइंड ऑफ एनर्जी है, हीट भी काइंड ऑफ एनर्जी है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है एयर जो है ये एनर्जी की टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस इज सीन फ्रॉम द अर्थ वंस अबाउट एवरी 76 ईयर्स। तो ये होता है कॉमेट। और कॉमेट एक ऐसा ये कॉमेट की जो है ज़मीन पर नज़र आने की जो मुद्दत है 76 ईयर्स, ये कम से कम जो है इसकी लाइफ यहाँ पर बताई गई है कि 76 ईयर्स से कम अरसे पे जो है कॉमेट नज़र नहीं आते। कॉमेट की जो ज़मीन पर नज़र आने वाला दौरानिया जो है कम से कम वो 76 ईयर्स है, और इसका जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, a thick muscular membrane separate the lungs from the abdominal cavity called as diaphragm. Option A is correct. Question number 6, the lower swollen part of carpels in flower is termed as ovary. Option C is correct here. क्वेश्चन नंबर 7 है, द वाटर पासिंग थ्रू द लैंड डिसॉल्व्स मैनी साल्ट्स ऑफ मेटल्स सच एज। वाटर जो है जब ज़मीन से गुज़रता है तो ये बहुत से साल्ट यानी नमकियात जो हैं वो अपने अंदर हल कर लेता है। तो फॉलोइंग में कौन से ऐसे नमकियात हैं जो इसमें हल होते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो फार्मूला है वो है Mg3N2। क्वेश्चन नंबर 9, नेचुरल गैस कंटेन्स 85 to 90% ऑफ मीथेन। 80 से 85 से 90% जो है इसमें मीथेन होती है, और बकाया इसमें जो है ईथेन और हाइड्रोजन होती है। इन बॉइलिंग वाटर मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन का जो खुलासा है मैं आपको बताता हूँ, इसमें यह है कि कन्वेक्शन ऑफ हीट के इस तरीके में, किसी चीज़ को गर्म करने के इस तरीके में ये होता है कि वाटर मालिक्यूल जो है वो गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ जाते हैं।
तो नीचे जो है जब चूल्हा जलता है तो हीट वहाँ पर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ आता है। तो ये तरीका हीट का जो है ये कन्वेक्शन ऑफ हीट कहलाता है। रेडिएशन ऑफ हीट में ये है कि हमें जो हीट मिलती है वो होती है शुआओं के ज़रिए से। जैसे सूरज की शुआओं के ज़रिए से हमें जो हीट मिलती है, जो गर्मी मिलती है, उसको हम रेडिएशन ऑफ हीट कहते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट जो है इसमें किसी मेटल के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके आपस में या एक दूसरे के साथ जो नज़दीक होते हैं, एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है, अपने नज़दीक वाले मॉलिक्यूल या एटम के साथ टकराने से ये एक दूसरे में हीट ट्रांसफ़र करते हैं। इस अमल को कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ हीट का जो अमल है ये वो अमल है जिसमें कोई सरफेस जो है अगर उस पर अगर हम उसको हीट करें और वो हीट को जज़ब न करे, एब्ज़ॉर्ब न करे और उस हीट को वो वापस रिफ़्लेक्ट करे, यानी कि उस हीट को दोबारा बाउंस करे, दोबारा पीछे की तरफ अपने आप में जज़ब करने की बजाय उसको दोबारा बाहर की तरफ रिफ़्लेक्ट करे, तो ये हीट के ट्रांसफ़र के इस अमल को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एडविन हबल। एडविन हबल का जो है मेन कारनामा क्या था साइंस में? तो उसमें जो है उसने ये दरियाफ्त किया था कि ये जो गैलेक्सीज़ हैं, ये गैलेक्सीज़ जो है साकिन नहीं हैं, ये गैलेक्सीज़ मूविंग हैं और ये हर दिन जो है वक्त के साथ साथ ये हमारी ज़मीन से जो है दूर जा रही हैं। गैलेक्सीज़ हमारी ज़मीन से दूर जा रही हैं और ये मूविंग हैं, साकिन नहीं हैं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ही फाउंड गैलेक्सीज आर नॉट स्टेशनरी। के गैलेक्सीज जो हैं वो साकिन नहीं हैं बल्कि स्टेशनर मूविंग हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑल द मैटर, तमाम मादा जो है इन द यूनिवर्स, इस दुनिया में, वाज ओरिजिनली कंसनट्रेटेड इन 1 माइक्रोमीटर इज़ द स्टेटमेंट ऑफ। कहते हैं इस सवाल का मतलब है कि ये जो तमाम मादा है, ये जो तमाम दुनिया है, ये पहले जो है 1 माइक्रोमीटर जितनी जगह में ये बंद थी। ये कौन सी थ्योरी की स्टेटमेंट है, कौन सी थ्योरी ये बयान करती है? तो हमारा जवाब होगा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में ये था कि ये जो तमाम दुनिया है ये एक धमाके से वजूद में आई और इस धमाके से पहले ये एक बहुत ही छोटी जगह में बंद थी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। ये जो दर्ज झैल ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें कौन सी चीज़ जो है ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनी हुई है? तो ये हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जवाब है, क्रोमोसोम्स। Question number 14, which one of the following was the first genetically modified crop? यानी दर्ज झैल में दिए गए जो है कौन से ऑप्शंस में पोटैटो, टोमेटो, राइस और वीट, यानी कि आलू, टमाटर, चावल और गंदम में से कौन सी चीज़ थी जिसे जिसके जीन्स में जीनियाती तब्दीली जो है लाई गई थी सबसे पहले? तो उसका जो ऑप्शन है वो है टोमेटो, यानी कि टमाटर। क्वेश्चन नंबर 15, टॉयलेट्स, ड्रेन्स एंड वेस्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन टू ऑप्शन ए अंडरग्राउंड वाटर। इसका जो जवाब है बहुत आसान है, क्योंकि टॉयलेट्स हैं, ड्रेन्स हैं यानी कि निकासी, और वेस्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज़, वेस्ट जो है जो ख़राब माल होता है, जो पानी वगैरह इनका इस्तेमाल शुदा होता है, और वेस्ट मटेरियल जो होता है इंडस्ट्रीज़ का, बड़ी बड़ी कंपनियों का, तो ये किस चीज़ की ख़राबी का बायस बनता है? चूँकि इनका तकरीबन टॉयलेट्स, ड्रेन्स और केमिकल का जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियों का जो केमिकल वेस्ट होता है, ये सारा अंडरग्राउंड होता है, तो ये अंडरग्राउंड वाटर की आलूदगी का सबब बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम V एंड प्रेशर P आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ द स्टेटमेंट ऑफ। तो ये बहुत आसान है, बॉयल्स लॉ जो है वो कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज़ कॉल्ड एज क्वांटिटी।
यहाँ पे ऑप्शन सी पे निशान लगा हुआ है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, क्वांटिटी। इसमें जो है नंबर हमारे पास, नंबर को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। नंबर जो हमारे पास होता है वो होता है मैग्नीट्यूड, और प्रॉपर यूनिट, यूनिट हम ले लेते हैं किलोग्राम। नंबर हम ले लेते हैं 2 जो कि मैग्नीट्यूड कहलाता है, और यूनिट हम ले लेते हैं किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम हमारे पास एक क्वांटिटी आ जाती है। तो क्वांटिटी जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18, वाटर हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा किस दर्जे सेंटीग्रेड पर होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट क्या है? ये एक मशीन होती है जो कि खला में सफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो स्पेस क्राफ्ट इंटर्स द स्पेस, स्पेस में दाखिल होती है, एंड देन रिटर्न्स टू द सरफेस, और ये जो है वापस ज़मीन पर आ जाती है विदाउट हैविंग गॉन इनटू ऑर्बिट। ऑर्बिट में जाए बग़ैर, ऑर्बिट में दाखिल हुए बग़ैर ये जो है खला से वापस स्पेस पर आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सब ऑर्बिटल स्पेस फ़्लाइट। सब ऑर्बिटल स्पेस फ़्लाइट ये जो होती है ये खला में जाती है। खला में जाने के बाद जो है ऑर्बिट्स में नहीं जाती, जो ज़मीन के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं जिनमें दूसरे सैयारे जो है हरकत करते हैं ज़मीन के इर्द गिर्द, उसमें नहीं जाती बल्कि वापस ज़मीन पर आ जाती है। तो ऐसी स्पेस क्राफ्ट को हम क्या कहते हैं? सब ऑर्बिटल स्पेस फ़्लाइट, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग provides the accurate positioning for ships, ground vehicles, airplanes and other portable devices। दरअसल में दिए गए कौन से जो है ट्रैकिंग सिस्टम जो हैं, ये जो है बहरी जहाज़ों को, ज़मीन पर जो है गाड़ियों को, एयरप्लेन्स यानी कि हवा में उड़ते हुए जहाज़ों को, और दूसरे डिवाइसेस के लिए जो पोजीशन बताती है, जो सही तरीके से लोकेट करती है, लोकेशन बताने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है हमारे पास GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है ये हमें एक्यूरेट लोकेशन, एक्यूरेट एड्रेस बताता है कि फ़लाँ बंदा या फ़लाँ मकाम या फ़लाँ जहाज़ या जो है गाड़ी ये इस वक्त कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो ये एक्यूरेट पोजीशनिंग जो है हमें GPS के ज़रिए पता चलती है, और GPS को कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम।